ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे चालू करते हैं, इससे क्या होएगा ना, तुम लोग जितने चैप्टर्स अभी तक होए हैं उनसे फिर रिवीजन भी हो जाएगी एक ही साथ। तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो एब्सिसा होता क्या है असलियत में? एब्सिसा हम किसको बोलते हैं? तो एब्सिसा होता है हमारा कौन सा पॉइंट जो हमारा एक्स एक्सिस पे होता है। तो मेरे को याद है, मेरे जो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं मेरे। चार क्वाड्रेंट मैं ऐसे बनाता हूँ। तो प्लस किस किस में होता है? एक तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया एक्स प्लस, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका ऑप्शन में आंसर हो गया क्या? 1,4। अब बाई चांस क्या होता है कि पेपर में तुम भूल जाते हैं कि कौन से वाले क्वाड्रेंट होते हैं। तो मुझे ये तो पता ही होता है कि मेरा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस होता है। तो जिन जिन में फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, मैं हमेशा क्या करता हूँ, उनको सर्कल लगा लेता हूँ। मतलब ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता है आंसर। मतलब है जी, जिसमें टू है वो सारे मैं हटा दूंगा, क्योंकि टू तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसमें भी टू है, इसलिए ये भी हटा दूंगा फिर मैं। ठीक है, फिर मैं इन दोनों में से करके तुक्का मार सकता था, मेरा 50-50% रह जाता फिर। तो ये तरीके होते हैं कि बाई चांस अगर तुम्हारा को नहीं भी आता, तब भी तुम कैसे अपने चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये एमसीक्यू कभी पता है क्या करा करो, खाली मत छोड़ के आया करो। कोशिश किया करो कम से कम क्या है, दो तो ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूं। फिर तो 50-50 आ जाता है। 50-50 करने से क्या होता है, मोस्टली सही हो जाते हैं। तुम्हारी जो गट फीलिंग होती है ना, वो सही बता देती है तुम्हारे को आंसर। अगला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक पॉइंट दिया 2,3, उसके एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो ये हो गई मेरी एक्सिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो मैंने मान लिया 2, और ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने 3। तो मेरा पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला। तो मुझे क्या बताना है, इस पॉइंट है किससे दूरी, एक्स एक्सिस से। तो ये वाला जो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है, जितनी ये वाली वैल्यू है। और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 3। अगला है, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मीट। तो हमारे पास हमने दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये आ गई मेरी वाई एक्सिस, ये आ गई मेरी एक्स एक्सिस। ये दोनों मीट कहाँ कर रही है आपस में? ये दोनों मीट कर रही है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, 0,0। 0,0। इसका एक और नाम होता है क्या, ओरिजिन। हाँ, माइनक्राफ्ट में भी तुमने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, जो स्पॉन होता है कहाँ पे, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस समय 0,0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओरिजिन। अगला ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन ये लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू में ऐसे घुमाने के लिए कर देते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। अब क्या है, जिसने इरेशनल नंबर सही से नहीं पढ़े हुए होंगे, तो वो तो क्या सोचेगा, इरेशनल नंबर सारे वो वाले होते हैं जो अंडर रूट वाले होते हैं। पर हमको क्या पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनका परफेक्ट रूट पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है, हमेशा वो कोई ना कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर रह ही जाएगी, चाहे मैं उसमें से कितना मर्जी कॉमन निकाल लूँ। तो ये क्योंकि मेरा 0.3796 है, ये तो मेरा अंडर रूट में नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इरेशनल, तो ये मैं एलिमिनेट कर दूंगा। 7.4784 ये भी इरेशनल नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा, ये भी डेसिमल में है। अब बच्चे ये दोनों वैल्यूज, तो अब या तो कहते हो 50-50 खेल के देख लो। बट इसका असली तरीका क्या है सॉल्व करने का? 23 क्या है, 23 के मैं फैक्टर्स नहीं बना सकता हूँ। 23 कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं, मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है। पर जो 225 है, 225 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 225, ठीक है, तो मान लो कि मैंने इसको 5 से काटा। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 45 को फिर से 5 से काटा मैंने, तो 5। तो हम इसके प्राइम वेक्टर निकालेंगे, और फिर 9 का क्या होएगा, 3 और 3। 3 3 जा 9, और फिर 3 का क्या हो जाएगा, फाइनली 1 हो जाएगा। तो मतलब मेरे पेयर क्या बने, क्या मेरे दो दो के पेयर बन गए? अगर यही मेरे दो दो के पेयर बन जाते, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा नंबर कैसा है, रैशनल है। मतलब क्या है, मैं अंडर रूट को तोड़ सकता हूँ। मतलब कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल, अगर सबके पेयर बन गए तो। और अगर नहीं बने तो क्या बोल दूंगा, इरेशनल। तो देखो, देखो 5 का पेयर ये रहा, 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर ये रहा, तो दोनों के पेयर बन रहे हैं। तो क्या है, 225 भी मेरा इरेशनल नहीं है, 225 भी हटा दूंगा मैं। तो मेरा आंसर क्या बना फाइनली, अंडर रूट 23। ये हो गया मेरा आंसर। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, साथ में थोड़ा बहुत दिमाग यूज करके भी, कि ये दोनों तो ग्रीन वाले तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं,
मेरे को बस इन दोनों में चेक करना है सही आंसर कौन सा है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। अभी याद है मैं जो तुमको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जब भी कैन नॉट वर्ड लिखा हो या नॉट वर्ड लिखा हो, हमेशा क्या किया करो, उसको से डब्बा बना लिया करो या डाक डाक कर लिया करो। इससे क्या फायदा होता है ना कि तुम कभी भी है ना गलत आंसर मार्क नहीं करोगे। कि जैसे मान लो उसने क्वेश्चन में बोला कि है ना मुझे जो आंसर सही नहीं है वो बताओ, और तुम वो मार्क करके आ गए जो आंसर सही है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसने बोला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, मतलब रैशनल नंबर क्या नहीं हो सकता है। टर्मिनेटिंग ये तो हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है पर ये मेरा आंसर नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हो सकता है, बट ये भी मेरा आंसर नहीं है। अगला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये चीज गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कि मेरा जो रैशनल नंबर है वो क्या है, ना ही कभी टर्मिनेट करे ना ही कभी रिपीट करे, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। इसका अगला वाला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, मतलब क्या है, मुझे प्रोडक्ट बताना है एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। सोच के देखो, मेरा एक इरेशनल नंबर है, मान लो √2। ठीक है, और एक में रैशनल नंबर है क्या, 2। अगर मैं इधर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। और 2√2 कैसा है, मेरा इरेशनल है, तो मेरा कैसा आंसर देगा ये हमेशा, इरेशनल, ऑलवेज एन इरेशनल। इसके बाद है पाई इज रैशनल इरेशनल इंटीजर होल नंबर। अब क्या है, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, कई बार बच्चे इसको पाई को क्या लिख देते हैं, रैशनल लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं उसको उसमें करूँ तो 22/7, अगर पी बाई क्यू में करूँ तो। बट ये जो वैल्यू है ना, ये असली वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू तो क्या इन्फाइनाइट चलती रहती है, बस उसको अप्रोक्सीमेट करके हमने क्या करा, 22/7 कर दिया। ये होती है 3.14152, ऐसे कुछ होती है इसकी वैल्यू। पर पाई की जो असली वैल्यू होती है वो इससे अलग होती है, वो आगे तक चलती रहती है। तो इसलिए ये कैसा नंबर हो गया तुम्हारा, इरेशनल हो गया। इसके बाद है एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू वाई इज द फॉर्म, मतलब क्या है, x और y बराबर होना चाहिए, उसकी फॉर्म क्या होगी, k कॉमा माइनस के ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा कि अगर मैंने x को 1 रखा तो y क्या आ गया, -1 आ गया। पर मुझे क्या चाहिए कि अगर मेरा x भी 1 है तो क्या होना चाहिए, y भी 1 होना चाहिए। 0 k का मतलब क्या है कि मैंने 0 1 0 2 0 3 ऐसी वैल्यू रखी, k कॉमा 0 का मतलब क्या है, के कॉमा के का मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, अगर मैंने के को 1 रखा है x की जगह तो y की जगह भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, के कॉमा के। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वर्ड को क्या कर लो, फिर से नॉट वर्ड को क्या कर लो, ऐसे डब्बा बना लो कि पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने तो क्या करके आसान वाले दे रखे हैं कि पॉलिनोमियल की हमको प्रॉपर्टीज पता है कि पॉलिनोमियल की पावर होती है, कभी भी क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं इसको टिक मार्क नहीं करूंगा। ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको टिक मार्क कर दूंगा। ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं इसको टिक मार्क नहीं करूंगा। ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं इसको टिक मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसने क्या बोला, नॉट बोला है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्या करो, डब्बा बना लिया करो या अंडरलाइन कर लिया करो नॉट को। .3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इसकी, मतलब क्या है, 3,4 क्या है, इस वाली इक्वेशन में क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो मुझसे उसने पूछ लिया के की वैल्यू क्या होगी, तो वाई दिया हुआ है मेरे को 4, तो 3 × 4 इक्वल टू के एक्स। के एक्स क्या है, के इंटू 3, के इंटू 3 +7, +7। कलर दिख नहीं रहा, दूसरा कलर दिखा दूंगा। तो मेरा क्या बन गया, 12 इज इक्वल्स टू 3 के +7। 3 के +7। अब 7 इधर प्लस में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 12 में 7 के कितने हैं, 5। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, और 3 क्या है, मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3।
ये आ गई मेरी किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया ओरिजिनल मेथड की। ओरिजिनल मेथड से क्या है कि मेरा ये क्या है, वैल्यू सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, बट बाई चांस मेरे को पेपर में ओरिजिनल मेथड दिमाग में क्लिक ना करे, ऑल तो बड़ा आसान चीज है ये, बट पेपर में क्या होता है कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है या ब्लैंकिंग हो जाती है, तो उस समय हमको बस क्या करना है, हमको ये पता है कि ये सब नीचे क्या दी हुई है ऑप्शंस में, के की वैल्यू दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, तीन इक्वेशन बना लूंगा। एक तो मेरी बन जाएगी 3y इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने पहला ऑप्शन लिया के इज इक्वल्स टू 4/3, तो ये आ गया 4/3, 4/3 एक्स +7 ठीक है, अब क्या करो, ये वाला पॉइंट यहां पुट कर दो 3,4, तो इधर क्या बन जाएगा, 3 × y करूंगा या 3 × 4 करूंगा 12 बन जाएगा। इधर क्या बनेगा मेरा, इधर बनेगा 4/3 × 3, एक्स की जगह क्या है 3, 4/3 × 3 +7, तो 3 से 3 कटा तो कितना बचा है, 7 + 4 बचा, 7 + 4 कितना होता है 11, तो क्या 11 और 12 बराबर है आपस में, 11 और 12 बराबर है क्या आपस में, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, के की जगह ये रखूंगा 5/3, अगर बाई चांस मान लो ये भी आंसर ना आता, तो मैं क्या करता, के की जगह क्या रख देता, 3 रख देता, फिर भी आंसर नहीं आता तो मैं क्या करता, 7/3 रख देता। तो इन चारों में से क्या होता, कोई ना कोई तो था जो मेरा सेटिस्फाई करता है इसको, तो इससे क्या है मुझे डायरेक्टली पता लग जाता है कि मेरा आंसर क्या है। तो ये ऐसे तरीके होते हैं कि बाई चांस तुमको अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है या सॉल्व करने का मन नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये वाली जो चीज है ये तो आसान सी चीज है, पर कभी क्या होता है लंबे लंबे सोल्यूशन आ जाते हैं, तो उसमें ये चीज बहुत काम आती है कि तुम क्या करो, कि अगर तुमको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लो ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, या ऐसे कुछ भी दिया होता है कि एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताया करो, तो तुमको इक्वेशन दी होती है ना, उसमें ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी पुट करके देख लिया करो, और फिर चेक कर लिया करो क्या मेरा आंसर सही आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वही ऑप्शन सही है, नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन गलत है। अगला हो गया, इन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है मेरा, सबको ही पता है, दुनिया जान को पता है, तो एम होता है मेरा स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दिया करो कि है ना, जहां पे भी नन ऑफ द अबव लिख देना, थोड़ा चौकन्ना हो जाया करो, कि है ना इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जो ये बाकी तीन ऑप्शन है इसमें से कोई आंसर हो ही ना, तो इसमें क्या होता है तुम्हारे को थोड़ा ध्यान देके चेक करना होता है, एक होता है नन ऑफ द अबव, एक होता है ऑल ऑफ द अबव, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से करना होता है, बाकी में तो तुम थोड़े बहुत तुक्के मार सकते हो अच्छे से। चलो आगे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन याद है, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वैसे वाले क्वेश्चन है, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, ये इक्वल टू है माइनस लिखा है, तो इसमें क्या दिया हुआ है मुझे, a² + b² किसके बराबर है 29 के, और a × b किसके बराबर है 10 के, तो मुझे उसने पूछा a + b का होल स्क्वायर बता दो, तो मैं बस क्या करूंगा, a + b का होल स्क्वायर खोल दूंगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, a² + b² प्लस 2ab, तो a² + b² कितना दिया हुआ 29, ठीक है, और a × b कितना दिया हुआ 10, तो 2 × a b करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 29 + 20 करूंगा तो कितना आ गया 49 आ गया, ये आ गया मेरा 49, तो इसका आंसर कितना आ गया 49 आ गया। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी जरूरी है, कि मुझे क्या है a + b का होल स्क्वायर दे दिया और माइनस में क्या दे दिया a - b का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू पूछ ली, तो कुछ नहीं है, ये बस फॉर्मूला खोलने की बात कर रहा है कि मेरे को फॉर्मूला खोल के बता दो क्या आना चाहिए इसका आंसर, तो फॉर्मूला खोल के ही मेरा क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये क्या बनेगा मेरा, माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस कलर चेंज कर देता हूँ, ब्राउन। हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होएगा, जो ए स्क्वायर पहले प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का। जो बी स्क्वायर पहले प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का। और जो 2ab पहले माइनस का था क्या हो जाएगा, प्लस का। तो तुम्हारी नई वाली क्या बन जाएगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो अब यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, ए स्क्वायर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। एक बी स्क्वायर प्लस का है और एक बी स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी क्या करेंगे, आपस में कट जाएंगे। 2ab क्या है, प्लस का है, 2ab क्या है, प्लस का है, तो ये क्या बन जाएगा, 2ab प्लस 2ab 4ab। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 4ab। तो चेक करते हैं 4ab है क्या ऑप्शन, हाँ ये रहा 4ab ऑप्शन। तो ये आ गया मेरा 4ab। अब इसमें भी हम वह तरीका यूज कर सकते हैं कि बाई चांस अगर मान लो मुझे क्या होता, नहीं पता होता कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या मैं आइडेंटिटी क्या है भूल जाता बाई चांस, तो मैं क्या करता, कुछ वैल्यू रख के देख लेता। मान लो मैंने रख लिया, मैंने रख दिया a इक्वल टू 2, या मान लो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, मान लो मैंने ये रख दिया। तो ठीक है, तो ये बन गया 3 + 4 का होल स्क्वायर। 3 + 4 क्या होता है, 12। सॉरी, 3 + 4 क्या होता है, 7। 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49। माइनस ए माइनस बी, मतलब 3 में से 4 गया तो कितना आया, -1। -1 का होल स्क्वायर करा तो कितना आया, 1। तो मेरा कितना बना, 48 बना। ठीक है, मतलब क्या है, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या, 48 बनना चाहिए। तो मैं इन ऑप्शन में रख के देख लेता हूँ। ए की जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा, और बी की जगह मैंने क्या रखा, 4 रखा। तो ये कितना बन गया, 4 3 से 12, 12 2 24, 24 बना, पर मुझे आंसर कितना चाहिए, 48। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला है 4ab, मतलब क्या, 4 3 से 12, 12 4 से 48, मतलब ये हो सकता है मेरा आंसर। फिर भी मैं क्या करूंगा, और ऑप्शन चेक करूंगा कि बाई चांस ये लोग क्या करते हैं, बच्चे कहीं ऐसे करके चेक ना कर ले, तो आगे ही कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा बनाए देते हैं जो ये ऐसा ही आंसर दे रहा होता है। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, 3 3 से 9, 4 4 से 16, 9 - 16 करूंगा तो कितना आएगा, -5। अब -5 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, मेरा आंसर तो 48 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अगला है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी कितना आएगा, 7। ए माइनस बी कितना आएगा, -1। तो -7 हो गया तो आंसर, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मतलब मेरा फाइनली आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन। तो अगर तुमको आता है तो देखो, तुम ऐसे 1 मिनट में कर सकते हो इसको, कि सीधा आइडेंटिटी लिखी, और तो मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, तुम तो दिमाग में भी कर सकते हो कि काट दी तो वैल्यू 4 भी आ गया। बट हमको मेन की चीजों पे ध्यान देना है कि बाई चांस अगर कोई चीज रह जाए या कोई चीज मैं भूल जाऊं, तब मुझे क्या करना है, क्योंकि वही मेरी वो मेन चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, चेक होता है कि मैंने कितना अंडरस्टैंड करा चैप्टर को। वहां में तो रट्टे मार ही लूंगा मैं, पर असली में समझा कितना है मेरा चैप्टर, वो इस समय पता लगता है। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 21 के। और ए माइनस बी किसके बराबर है, 3 के। तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसकी आइडेंटिटी होती है हमारी क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गई ए प्लस बी, और ये हो गई ए माइनस बी। तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ, 21। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी मुझे पता नहीं है, ए प्लस बी को मान लो मैंने एक्स बोल दिया, और ए माइनस बी कितना दिया हुआ है मुझे, 3। तो इंटू में क्या आ गया, 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 21/3, मतलब कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 7। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7। इसमें भी तुम वही तरीका यूज कर सकते थे कि मान लो तुमने ए को क्या मान लिया, 1 मान लिया है, और फिर तुम बी को क्या मानोगे, ये बड़ा नंबर मान लो,
ए को तुमने 4 मान लिया और बी को तुमने 1 मान लिया, तो ये क्या हो गया, 4 - 1 3 हो गया, और ये हो गया 16। नहीं फिर भैया तुमको वैल्यू देखनी पड़ती तब भी। तो ये तो तुम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो है, वरना तुम तुक्का थोड़ा बहुत तो भिड़ ही सकते हो है, पर वही है इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा तुक्का भिड़ाना मत। ये वाला क्वेश्चन में क्या करना, आइडेंटिटी ऐसी कैसी याद कर लेना। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि मेरी क्या होती है, एक्स की पावर क्या होती है, 0, उसका मैं बोलता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है, उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। डिग्री का मतलब ये होता है एक्स की हाईएस्ट पावर, और मैंने बोल दिया कांस्टेंट मेरा तभी बनेगा जब एक्स की पावर 0 होगी, तो डिग्री कितनी आ गई, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी, ये चीज क्या, कैन बी, कैन नॉट में लिखा है, कैन लिखा है। मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए हमेशा। तो ये 0 से 1 के बीच में है, नहीं, ये तो -0.4 है। क्या ये 0 से 1 के बीच में है, नहीं। 10/7 करूंगा तो कितना आ गया, ये तो आ गया मेरा कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 18/23। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 18/23। तो इसमें क्या करो, बिना सॉल्व करे भी डायरेक्टली एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड माहिर। अब मेरे कॉन्सोनेंट कौन से होती है, जो मेरे क्या होते हैं, वॉवल में नहीं आते, उनका मैं कॉन्सोनेंट बोलता हूँ। वॉवल मेरे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं मेरे वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट कौन से हो गए, जो ये नहीं है। तो एम मेरा वॉवल है, नहीं है। ए मेरा वॉवल है। एच मेरा वॉवल है, नहीं है। आर मेरा वॉवल है, नहीं। तो मतलब क्या, मेरे पास 3 आने चाहिए कोई भी, और टोटल मेरे पास है कितने, 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/5। यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, मतलब क्या, तुमने क्या करा, टिकट निकाली बैग में से रैंडमली, कंटेनिंग टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 से 40, मतलब 1 से लेकर 40 तक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मैंने कही थी ना, ये तुमसे ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की जगह सीधा बोल देंगे 3 का मल्टीपल बताओ, 7 का मल्टीपल बताओ, या 5 का मल्टीपल बताओ। तो इन्होंने क्या पूछा, 5 का मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल कौन कौन सी है इसमें, 5 है एक, तो मेरा 5 का मल्टीपल, एक क्या है मेरा 10 है, एक क्या है मेरा 15 है। ऐसे में चलते चलते कहाँ तक जाएगा ये मेरा, 40 तक। 40 मेरा लास्ट है। टोटल कितने हो गए, एक में 2 मिलते हैं, 4 में कितने मिल गए, 8 मिल गए। 15, 3, 20 4, 25 5, 30 6, 35 7, और 40 कितने, 8। तो मेरे को फेवरेबल कितने हो गए, 8। मेरे पास टोटल है कितने पर, मेरे पास टोटल है 40, तो 8/40, तो कितना हो गया, 8 5 से 40 करूंगा तो 1/5, ये कटा और ये कटा, तो कितना बन गया, सिंपलीफाई करके 1/5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/5। अगला है, अगला है असर्शन रीजन। ये वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या होता है ना, थोड़े सोचने का थोड़ा दिमाग लगता है इन वाले क्वेश्चन पे। बाकी एमसीक्यूज में तो क्या है, तुमने आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। असर्शन रीजन की दिक्कत क्या है, तुम्हारे को बार बार सोचना पड़ता है कि क्या ये असर्शन सही है, क्या ये रीजन सही है, क्या ये असर्शन गलत है, क्या रीजन गलत है। तो मेरा तरीका सुनो इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो क्या करो, हमेशा असर्शन रीजन पढ़ लो। असर्शन और रीजन क्या करो, पढ़ लो सही से, ठीक है। मेरे पास हमेशा क्या होंगे, दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें एक ऑप्शन क्या आएगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा कि मेरा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, मतलब क्या, मेरे को स्टेटमेंट दे देंगे ये असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ये वाले ऑप्शन को चेंज करके ये भी कर देते हैं कि मेरा असर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। तो ये तो मेरे लिए और भी आसान हो जाता है कि अगर मेरे को मान लो सिर्फ असर्शन ही फॉल्स मिल गया, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ रीजन भी फॉल्स है ही, क्योंकि उसके अलावा कोई वो है नहीं ऑप्शन मेरे पास। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा, और मेरे जो दो ऑप्शन होते हैं सी और डी, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा
कि अगर वो एलिमिनेट हो जाएंगे ना तो मेरा क्या है थोड़ा काम आसान हो जाएगा, 50 आसानी से कर पाऊंगा मैं। और अगर मेरे सी और डी में से कोई आंसर हो तो फिर कोई कहने ही नहीं, क्योंकि सी और डी चेक करना सबसे आसान होता है। चालू करते हैं। असर्शन, असर्शन होता है मेरे, जो मैंने पहले बात बोली, -11, -13 लाइज इन किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या -11 और -13 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है? क्या लगता है? ये हो गया मान लो -11, और ये हो गया -13। तो क्या ये वाला मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है? क्या लगता है? क्या लगता है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या ये? थर्ड क्वाड्रेंट है ये तो क्या मेरा असर्शन सही लिखा होगा? क्या लगता है? गलत लिखा है। तो मैं उसके आगे कुछ चेक ही नहीं कराऊंगा, दिमाग ही लगाऊंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, चेक करूंगा। ये मेरे को डी ऑप्शन मिल गया, क्या? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, अब मैं सीधा इसको टिक मार्क करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अगला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, मतलब कि गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज 0.6, मतलब क्या है? अगर मेरे गेम जीतने की संभावना 0.4 है, तो उसको हारने की संभावना कितनी है? 0.6 है। सही बात है, ये तो इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। तो मतलब क्या है कि मेरा ये वाला ऑप्शन है, जो डी वाला, कि मेरा असर्शन फॉल्स है, इसको मैं पहले हटा दूंगा कि ये तो मेरा हो ही नहीं सकता है। अगला हो गया मेरा पीई, मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट इक्वल टू 1। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। इसका मतलब क्या है? रीजन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन में उड़ा दूंगा मैं। अब मुझे सोचना है कि मेरा आंसर ए है या बी है। अब मेरा थोड़ा दिमाग चालू होएगा। तो पहले याद है मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था तुम्हारे को? ये वाला फॉर्मूला याद है? तो इसलिए मेरी ट्रिक सुन लो, क्या करना है सेशन रीजन में। जब भी तुम्हें असर्शन रीजन दिखे और तुमको ये पता लग जाए कि ए बी ऑप्शन में से सी और डी नहीं है, तो बस क्या करो, असर्शन की पूरी स्टेटमेंट लिख दो, उसके आगे बस एक वर्ड डाल दो, उसका मतलब क्या है? बिकॉज। एक वर्ड डाल दो, और वो वर्ड क्या है? बिकॉज। ठीक है, ये मेरा तरीका है। अब स्टेटमेंट पढ़ो पूरी की पूरी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 0.4, वो सॉरी 0.6, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट इज इक्वल टू 1। तो हाँ, ये पूरा सेंटेंस एकदम सही बन रहा है, और मैं पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या? ये ऑप्शन कौन सा है मेरा? ये ऑप्शन है मेरा ए। अब दूसरे एग्जांपल पे करके देख लेते जिसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। मान लो उसने क्या बोल दिया, मेरा असर्शन क्या है? मान लो उसने बोल दिया मेरा असर्शन क्या है? आ, कुछ मैथ रिलेटिव लेते हैं कि है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4। ठीक है, और इसका रीजन उसने लिख दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, अब पढ़ के देखो एक बार ये दोनों स्टेटमेंट। उसने असर्शन बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, मतलब एक गेम जीतने की संभावना कितनी है? 0.4। और उसका रीजन उसने दिया है प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, कि जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हाँ, दोनों बातें सही है। तो मैं सी और डी तो पहले काट दूंगा ऑप्शन। बट अब इसके आगे बिकॉज लिख के देखो, क्या बिकॉज से मेरा सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है? बिकॉज। अब पढ़ के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4 बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव है। ये क्या बात हुई कि मेरी प्रोबेबिलिटी 0.4 इसलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें क्या है, आपस में मेल नहीं खा रही है, इन दोनों के बीच को रिलेशन सा नहीं लग रहा है मेरे को। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा ऑप्शन बी। ये हो गया मेरा ऑप्शन कौन सा? बी। आएगा समझ में? क्या चेक करना है सेशन रीजन में? अरे मैंने सिर्फ पहले ही बताया था, क्या करा करो सेशन रीजन में हमेशा ये बिकॉज लगा के देख लिया करो कि तुम्हारा सेंटेंस सही बन रहा है क्या पढ़ने में।
हाँ, सारे सेक्शन रीजन में लगा सकते हो। थोड़े बहुत ही होते हैं जो साइंस वाले होते हैं या इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश में तो अब इतने एमसीक्यू नहीं पूछता है, वो इंग्लिश में तो कम कर दिया उसने। बट साइंस में क्या होता है, कभी कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है वो ऐसे जो बिकॉज से काम नहीं चलता है। तो वो तुमको बस ऐसे दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा कि क्या ये दोनों आपस में मेल खा रही है। तो उस चीज के तुमको प्रैक्टिस चाहिए कि तुम एसोसिएशन रीजन की प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स में तो हर क्वेश्चन में बिकॉज लगा सकते हो तुम। साइंस में थोड़ा रहता है कि कुछ जैसे मान लो रिएक्शन दे दी तेरे को, तो रिएक्शन के आगे बिकॉज तो लिख नहीं सकता है तो उसमें कुछ और लगा सकता है पर तो, कि ताकि मैं दोनों के बीच में मेल बिठा सकूं। ठीक है। अब सेक्शन बी करा देता हूँ मैं इसके बाद, यहाँ तक कोई डाउट हो? अब अगला है तुम्हारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर इतना इतना। ये क्वेश्चन तो आसान है, ये तो सीधा मिड पॉइंट फार्मूला का क्वेश्चन है। कि बस क्या करा तुम्हारे को, उसने क्या दिया, एक लाइन सेगमेंट दी हुई है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से क्या है, ये मेरी फिक्स्ड लेंथ की है, मतलब मैं किसी साइड से बढ़ा नहीं सकता हूँ उसको। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा -7,9, और एक पॉइंट आ गया -3,4। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होएगा वो उसका फॉर्मूला क्या होता था, x+x1+x2 अपॉन में 2, और क्या होता है y1+y1 y2 अपॉन 2। तो इसका क्या हो जाएगा x1+x2 मतलब क्या है, -7 प्लस -3 -10/2। -10/2 कितना होता है -5। और इसका आ गया कितना, 9+3 12। 12/2 का मतलब कितना आएगा 6। तो ये कितना आ गया -5/6 आ गया। और इन वाले क्वेश्चंस में आप, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, पूरा पूरा सॉल्व करना है अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप लिखना है। क्योंकि एमसीक्यू में तुम कर सकते थे, हरकत है कि तुमने वैल्यू डाल के देख लिया, पॉइंट मार्क कर लिया, वो कर लिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें पूरा डायग्राम बनाना, ठीक है, इसको ए बी सी मार्क करना। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखना, कि मिड पॉइंट का मेरा फॉर्मूला होता है क्या, x1+x2/2 कॉमा करके y1+y2/2। उसके बाद फिर सॉल्व करना, तभी तुम्हारे को 2 नंबर पूरे देंगे तुम्हारे टीचर। हो सकता है स्कूल वाले टीचर हो तो थोड़ा बहुत दे ही दे, पर बोर्ड में ये तरीका होता है लिखने का। क्योंकि जब तुम बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे उस समय क्या होता है, लिखने का तरीका जरूरी होता है, भले तुमको आता थोड़ा बहुत कम हो। पर टीचर को शुरुआत की शीट देख के ये लग जाना चाहिए कि इस बच्चे को तो आता है और भयंकर लेवल का आता है, तो मुझे तो इसको नंबर देने ही है, चाहे कुछ हो जाए। अब अगला तो आसानी है, एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम को मैंने तुम्हारे को ट्रिक भी बताया था कि ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक से नहीं करना है तो वैसे भी नॉर्मल निकाल सकते हो एलसीएम। क्या करोगे ट्रिक से, 4 × 12 कर दोगे, 4 × 12, और ऊपर क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऊपर देखो -1 लिखा हुआ है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर -1 लिखा है, सिर्फ 1 नहीं लिखा है। तो ये 12 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना ऊपर जाके, तो ये -12 बन जाएगा। प्लस 5 × 4 करूंगा तो कितना बनेगा 20। ठीक है, ये सिंबल प्लस लग रहा है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 20 में से 12 गए 8 अपॉन में 4 × 12। तो इसको पता है क्या करा करो, डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई में लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हें पता रहता है कि कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल है कि कट जाए। तो तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको काट दोगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या थोड़ा मतलब लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो 4 से काटूंगा, 4 × 2 = 8, और इसको 2 से काटूंगा तो कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6। इसका आंसर आ गया 1/6। इस वाले में कोई डाउट हो? और इस वाले में क्या करना होता है, हमेशा लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाए तो क्या करो, डब्बा बना दो। और √2 नंबर लाइन पे मैंने तुमको सिखाया रखा है कैसे बनाना है। क्या करनी है, बस एक सीधी सी लाइन खींचनी है। ठीक है, अपना स्केल लेके आना है, उसमें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा छोटा ही है तो क्या करना है, उसमें क्वेश्चन तुम्हारा √2 है जो ये सब कुछ है छोटे में बनाना है। तो क्या कर दो, बस 1-1 इंच का गैप ले लो, और फिर क्या करो, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ और लाइन खींच लो।
ये 1 इंच और खींच दो ऊपर। तो तुम्हारा क्या बन गया ट्राइंगल, 1 यूनिट का ट्राइंगल ये बन गया, और 1 यूनिट का तुम्हारा लाइन ये बन गया। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, √2 बन जाएगा। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मेरा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया 1, हाइपोटे बेस का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 + 1 2, और ये किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो इसका अगर मैं रूट ले लूंगा दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, √2। फिर बस क्या करना, अपने कंपास को यहाँ रखना, पेंसिल को यहाँ तक खोलना, और क्या करना है ऐसे करके आर्क लगा देना, और जो मेरा पॉइंट है इसको क्या लिख देना, √2। ये तुम्हारा पॉइंट क्या बन गया, √2। तो ये भी आसान ही था। तो चाहे तुम ऊपर वाला पार्ट करते या और वाला पार्ट करते, सेम ही बात थी, सेम दोनों ही आसान थे। इसमें कोई डाउट हो कैसे बनाइए। ठीक है। A bag contains 3 red, 2 blue, 1 green. One ball is picked at random. What is the probability that it is not red? याद है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि नॉट रेड निकालना है। तो इसके मैंने दो तरीके बताए थे, क्या करो, रेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, उसको 1 में से माइनस कर दो। तो मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 रेड है मेरे पास, और टोटल बॉल्स कितनी है, 3 2 5 और एक 6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बन गया, 1 - 1/2, मतलब एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा। इसका आंसर क्या आ गया, नॉट रेड का 1/2। और इसको तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि रेड ना आए, मतलब क्या आना चाहिए मेरे पास, या तो ब्लू आए या ग्रीन आए। तो क्या करते, 2 + 1 3 कर देते, और 3/6 कर देते। 3/6 भी क्या आता है, 1/2। तो भी तुम्हारा आंसर क्या आता है, 1/2। तो दोनों सेम ही आंसर आता है। अगला पॉलिनोमियल x³ + 2x + 1/5 -7/2x² -x⁻6 है। ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 6। ठीक है। अगला है कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ के साथ क्या लिखा है मेरा, 1/5। x³ के साथ लिखा है 1/5। x⁻6 के साथ क्या लिखा है, x⁻6 के साथ लिखा है -1। और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें x की पावर क्या हो, 0 हो। तो बस एक यही वाली वैल्यू जिसमें x की पावर क्या है, 0 है। तो कितना आ गया, 1/5। इस सब में कोई भी डाउट हो, 24 वाले में। ठीक है। हाँ, आप कोई भी अगर समझदार व्यक्ति होगा वो कौन सा पार्ट करने की कोशिश करेगा, इसके ये नीचे वाला पार्ट। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, तुम्हारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है, और क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह बस क्या रखना है, 3 रखना है। तो ये क्या बन गया, 5 × 3 का स्क्वायर, मतलब कितना होता है, 9। तो 5 × 9 -7 × 3 करूंगा तो कितना होता है, 21 +3। बस हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करते तो नॉर्मल मैथ्स ही है। 45, 9 × 5 = 45, 45 + 3 48, 48 में से 1 गया, 47, 47 में से 20 गए, 37, नहीं सॉरी 27, 27। तो बस आ गया आंसर 27। ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो। अब तुम क्या करा करो, जो भी तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मैंने जैसे पहले ही बताया है, इस बार 23 क्वेश्चन कर लिया, तो उसको क्या करा करो, क्वेश्चन में टिक मार्क लगा लिया करो। ये अलाउड होता है, स्कूल के पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी। तुम यहाँ कुछ मत करो, ना ही रफ वर्क करो, ना ही कुछ करो। बस क्या करो, यहाँ टिक मार्क लगा लो ऐसे लेफ्ट साइड में, तो तुमको पता रहेगा कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, कौन कौन से रह गए। कभी कभी क्या होता है कि मान लो बाई चांस मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, 22 वाला, और मैं सोचूंगा कि लास्ट में जाके करूंगा इसको मैं। पर जब पेपर खत्म होने वाला है, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने कौन सा करा, तो मैं ढूंढने लग गया फिर कि अरे 22 मैंने करा है नहीं करा, या कौन सा वाला क्वेश्चन था जो मैं सोच रहा था नहीं करा मैंने, करना है नहीं करना है। तो वो सब चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा बस क्या करना, टिक मार्क लगा देना, जो रह जाए उनको ऐसे ही छोड़ देना। फिर जब चेक करने पे आओगे सीधा क्वेश्चन पेपर चेक करना अपना, ये क्वेश्चन पेपर टिक 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 सब लगे हुए हैं, अच्छा ये वाला टिक नहीं लगा हुआ है, तो बस इसको क्या करना, आगे जाके सॉल्व कर देना।
तो ये चीज की आदत बना लो, क्योंकि क्या है, जब तक तुम इन चीजों को लिखने की आदत नहीं बनाओगे तुम्हारे पेपर में दिक्कत होती रहेगी। और ये तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्या है ये? ए प्लस बी प्लस सी का क्या है ये? होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला मेरा? क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का? हाँ सही बताया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। तो बस क्या करना, जहां पे भी तुम्हारा ए लिखा है वहां क्या डाल देना, पी डाल देना। जहां तुम्हारा बी लिखा है वहां क्या डाल देना, थ्री क्यू डाल देना। और जहां पे सी लिखा है वहां क्या डाल देना, सेवन आर डाल देना। हो गया सॉल्व। ठीक है। अब सेक्शन सी और सेक्शन डी है, ई बी है क्या? हाँ ई बी है। ये तीन जो सेक्शन है ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। इनमें कोई भी डाउट हो तो बताओ।